हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था पावर एंगल इक्वेशन और वहां मैंने स्पेसिफिकली आपसे ऑल्टरनेटर के बारे में बात की थी। और ऑल्टरनेटर के लिए हमने रियल और रिएक्टिव पावर दोनों क्वांटिटीज डिराइव की थी, आउटपुट पावर में और डेवलप्ड पावर में। वहां मैंने एक चीज का ख्याल रखने के लिए बोला था कि जो भी इक्वेशन डिराइव करते हैं वो पर फेज आती है। तो जब थ्री फेज के लिए पावर निकालोगे तो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी वोल्टेजेस यूज कर रहे हो वो सारी वोल्टेज पर फेज में चलती हैं। मैंने ये भी बताया था कि डेवलप्ड पावर को कभी भी E इंटू आई करके खत्म मत कर देना डीसी मशीन की तरह। यहां दोनों E और I फेजर क्वांटिटीज हैं, तो डेवलप्ड पावर का एक्सप्रेशन डिफरेंट आता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि मैक्सिमम पावर कब आती है। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर आती है डेल्टा इक्वल टू थीटा एस पे। और हमने ये भी बोला था कि स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है डेल्टा लेस देन थीटा एस, क्योंकि जब डेल्टा और थीटा एस बराबर होते हैं तो सिस्टम हो जाता है मार्जिनली स्टेबल। फिर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर के बारे में भी बात की थी। जब मैक्सिमम डेवलप्ड पावर के बारे में बात की थी तब हमने ये बोला था कि मैक्सिमम डेवलप्ड पावर की कंडीशन अनअचीवेबल है, ऐसी कंडीशन आ ही नहीं सकती क्योंकि वो स्टेबिलिटी को वॉयलेट कर जाता है। ठीक है। फिर हमने बोला था अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तब मैक्सिमम पावर तब आउटपुट और डेवलप्ड पावर हमने डिराइव किए थे। और मैंने ये बोला था कि जो तुम आरए को इग्नोर कर रहे हो बस वो वाली इक्वेशन तुम्हें एग्जाम के अंदर याद करके जाना है। विद आरए वाली इक्वेशन याद कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो उसको एग्जाम के अंदर डिराइव कर लेना। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे सेम इक्वेशन बट फॉर सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सेम बात करनी है लेकिन सिंक्रोनस मोटर के लिए। अब मोटर का सर्किट जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये ईएमएफ होता है, बट मोटर में इसका एंगल डेल्टा नहीं बल्कि ले लेते हैं माइनस डेल्टा। फिर ये रहता है अपना जे एक्सेस, ये हो जाता है आर ए, ये वी टी, और ये अंदर जाता हुआ आई। जनरेटर में आई बाहर आ रहा होता है, मोटर में अंदर जाएगा, और ये वी टी का एंगल 0। अब देखो अगेन अगर तुम्हें यहां पावर निकालनी है तो यहां दो पावर निकलेंगी, एक तो इनपुट पावर और एक डेवलप्ड पावर। मोटर के अंदर आउटपुट पावर की बात नहीं होगी, टर्मिनल से पावर इनपुट होगी तो एस इन, और डेवलप्ड पावर जाएगी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, इसीलिए एस डेवलप्ड। और इस बात पे ध्यान दो कि पावर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो जनरेटर से जस्ट उल्टी हो गई है। जनरेटर में ये दोनों ही एरो मैंने राइट में दिखाए थे, यानी कि डेवलप्ड पावर आ रही थी मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल में आउटपुट हो जाती थी। ऐसे ही मोटर के अंदर इनपुट पावर आएगी टर्मिनल से और डेवलप्ड पावर जाएगी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब इसके अंदर भी पहले क्या किया जाएगा, आईए की इक्वेशन लिख लेंगे। तो Vt से EMF की तरफ जा रहा है इसीलिए Vt एंगल 0, EF एंगल माइनस डेल्टा बाय आर ए प्लस जे एक्सेस। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आर ए प्लस जे एक्सेस होता है इसको पोलर फॉर्म में लिख देते हैं, मॉड जेड एस एंगल थीटा एस। तो आइए हो जाता है Vt एंगल 0 माइनस EF एंगल माइनस डेल्टा बाय मॉड जेड एस एंगल थीटा एस, ये बन जाता है आइए। अब इससे आइए आने के बाद सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इनपुट पावर की भाई, कि इनपुट पावर हमारी क्या होने वाली है। एस इनपुट को मैं लिखूंगा Vt आई ए कॉन्जुगेट। ठीक है, Vt इंटू आई ए कॉन्जुगेट। अगेन ये जो इक्वेशन लिखी है पर फेज बेसिस पे लिखी है, अगर थ्री फेज के लिए जाना चाहते हो तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब Vt की वैल्यू डाल दो, Vt एंगल 0 और Ia है Vt एंगल 0,
माइनस ई एफ एंगल माइनस डेल्टा बाय मॉड जेड एस एट एन एंगल थीटा एस होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब अंदर वाले ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब रेशियो में आएंगे तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैंने ऐसा लिख दिया। कॉन्जुगेट लेने से बताओ क्या होगा, एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो वी टी स्क्वायर बाय मॉड जेड एस ये हो जाएगा प्लस थीटा एस, ये जीरो थीटा एस ई एफ वी टी बाय मॉड जेड एस एक जीरो है और इसका नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा प्लस थीटा एस। अब ये पोलर फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, तो रियल पावर क्या बनेगी, वी टी स्क्वायर बाय मॉड जेड एस कॉस थीटा एस माइनस ई एफ वी टी बाय मॉड जेड एस कॉस डेल्टा प्लस थीटा एस। और रिएक्टिव पावर के लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉस की जगह साइन आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लिया जाएगा, साइन थीटा एस माइनस ई एफ वी टी बाय मॉड जेड एस साइन डेल्टा प्लस थीटा एस। ऐसा आ जाएगा इनपुट रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन डिराइव हो जाता है इनपुट पावर का। अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, डेवलप्ड पावर भी यहीं पे डिराइव कर लेता हूं। डेवलप्ड पावर, डेवलप्ड पावर के लिए ईएमएफ का यूज करोगे तो ईएफ आई ए कॉन्जुगेट। अब ईएमएफ को क्या लिखोगे, ईएफ एंगल माइनस डेल्टा, आई ए की वैल्यू डाल दो वीटी एंगल जीरो माइनस ईएफ एंगल माइनस डेल्टा बाय मॉड जेड एस एंगल थीटा एस कॉन्जुगेट। फिर ये बनता है ईएफ एंगल माइनस डेल्टा, अगर ये रेशो को अलग अलग कर लो तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे रेशो में। अब कॉन्जुगेट लेने से एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखो पहली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड होगा, तो ये माइनस थीटा एस का क्या बन जाएगा, प्लस थीटा एस, और ये है माइनस डेल्टा, तो ये एंगल क्या बन गया, थीटा एस माइनस डेल्टा। ये क्या बनेगा, डेल्टा प्लस थीटा एस, और ये है माइनस डेल्टा, तो एंगल बचा थीटा एस। अगेन इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ दो अगर, तो रियल और रिएक्टिव पावर मिल जाएगी, ई एफ वी टी बाय मॉड जेड एस कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस ई एफ स्क्वायर बाय मॉड जेड एस कॉस थीटा एस। और रिएक्टिव पावर कितनी हो जाएगी डेवलप्ड, ई एफ वी टी बाय मॉड जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस ई एफ स्क्वायर बाय मॉड जेड एस साइन थीटा एस। तो यहां से हमें रियल और रिएक्टिव डेवलप्ड पावर मिल गई और ये रियल और रिएक्टिव इनपुट पावर मिल गई। तो जैसे ऑल्टरनेटर के लिए हमने दो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, सेम वे में दो एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिए फॉर द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। बट अगेन देखो जो डेरिवेशन का स्टेप है वो कोई भी स्टेप ऐसा लेंदी स्टेप नहीं है, तो अगर आर ए की वैल्यू गिवन हो तो तुम चाहो तो डेराइव भी कर सकते हो पावर का एक्सप्रेशन, नॉट नेसेसरीली कि तुमको याद ही करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको समराइज करने के लिए इनपुट पावर भी मैं यहीं लिख देता हूं राइट हैंड साइड पे, फिर हम आगे का डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे। तो P इन हमारे पास कितना आ रहा है, वी टी स्क्वायर बाय मॉड जेड एस
cos of theta s minus EF VT by mod ZS cos थीटा s प्लस डेल्टा। ठीक है, Q इन VT स्क्वायर बाय mod ZS साइन थीटा s माइनस EF VT बाय mod ZS साइन थीटा s प्लस डेल्टा। ये अपने पास एक्सप्रेशन आए हैं रियल और रिएक्टिव पावर इनपुट और डेवलप्ड के। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, जैसे ऑल्टरनेटर में हमने किया था कि मैक्सिमम आउटपुट पावर की कंडीशन निकाली थी, तो नेक्स्ट लिखना कंडीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर। अब देखो, मोटर में आउटपुट पावर कैसी होती है? मैकेनिकल। तो तुम्हें वो पावर देखनी है दैट गोज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, यानी इनपुट पावर ना देख करके कौन सी पावर देखोगे? डेवलप्ड पावर। तो इसमें लिखना फॉर द मोटर output power is mechanical in nature, so we must focus on the power that flows from electrical to mechanical domain, or we can say developed power। ठीक है, तो डेवलप्ड पावर पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर चाहिए, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि इसके अंदर जो वेरिएबल रहता है हमारा वो डेल्टा होता है, तो इसीलिए डी पी डेवलप्ड बाय डी डेल्टा मस्ट बी 0। अब डेवलप्ड पावर का जरा डेरिवेटिव लो। पहली टर्म EF VT बाय मॉड ZS, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन अंदर डेल्टा भी नेगेटिव में तो प्लस हो गया। सेकेंड टर्म में डेल्टा नहीं है तो 0 और ये डेरिवेटिव कर दिया 0। साइन की वैल्यू 0 तब होगी जब उसके अंदर का एंगल 0 हो जाए, माने डेल्टा इक्वल टू थीटा s। ठीक है, सेम एज ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर में भी मैक्सिमम आउटपुट पावर डेल्टा इक्वल टू थीटा एस पे आती है, मोटर में भी मैक्सिमम आउटपुट पावर डेल्टा इक्वल टू थीटा एस पे आती है। अब ऑल्टरनेटर के अंदर हमने स्टेबिलिटी की बात की थी, सेम चीज हम यहां कह देते हैं दैट फॉर स्टेबल ऑपरेशन dp developed by d delta must be greater than 0। अब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब है साइन थीटा s माइनस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा लेस देन थीटा s। तो ये कंडीशन भी सेम है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी एंड द मैक्सिमम आउटपुट पावर are same for the synchronous motor as they are for alternator। तो ये चीज कॉमन है ऑल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में। अब मैक्सिमम आउटपुट पावर आती कितनी है? मैक्सिमम डेवलप्ड पावर P डेवलप्ड मैक्सिमम कितना आता है? थीटा और डेल्टा एस अगर बराबर है, सॉरी थीटा एस और डेल्टा, तो कॉस तो 1 हो गया माइनस EF स्क्वायर बाय मॉड ZS कॉस थीटा एस। तो ये आती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेवलप्ड पावर। ठीक है, इस केस में अगर Q डेवलप्ड भी निकालना चाहो, डेल्टा बराबर थीटा एस पे अगर Q डेवलप्ड निकालो, डेल्टा और थीटा एस अगर बराबर हैं तो साइन के अंदर की टर्म 0 हो गई, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, कितना आएगा? माइनस EF स्क्वायर बाय मॉड ZS साइन थीटा एस। ये नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे? लीडिंग बट इंटरनल पावर फैक्टर। इंटरनल क्यों? क्योंकि डेवलप्ड पावर आती है E और IA से,
ई और आई ए के बीच का जो पावर फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसे कहते हैं? वीटी और आई ए के बीच के एंगल के पावर फैक्टर के नाम से जाना जाएगा। बट जब ईएमएफ और आईए को कंसीडर करोगे तब उसे कहोगे इंटरनल पावर फैक्टर। तो देखो ये सभी बातें जो है ना कॉमन चल रही हैं सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच। अब जनरेटर के अंदर लास्ट हमने जो चीज डिस्कस की थी वो ये था कि अगर आरए बहुत ही छोटा है और उसे इग्नोर कर दें तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ अलग से याद नहीं करना है आउटपुट पावर मैक्सिमम का और ना ही स्टेबल ऑपरेशन का, ये चीजें सेम है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया जाए तो हम ये बोलते हैं इफ आर ए इज मच लेस देन एक्सेस देन जेड एस आता है जे एक्सेस या ये कह दो एक्सेस एंगल 90। अब अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो मुझे बताओ जरा पी इन कितना आएगा। थीटा एस तो हो गया 90 और जेड एस का मैग्नीट्यूड हो गया एक्सेस। तो पी इन का देखो पहला टर्म कॉस थीटा एस, कॉस 90 कितना होगा 0। दूसरा टर्म कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा यानी कॉस 90 प्लस डेल्टा माइनस साइन डेल्टा। अब बाहर एक माइनस साइन पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया साइन डेल्टा क्यू इन। अगेन देखो साइन 90 तो 1 वीटी स्क्वायर बाय एक्सेस, फिर साइन 90 प्लस डेल्टा कॉस डेल्टा ई एफ वीटी बाय एक्सेस कॉस डेल्टा, यानी वीटी बाय एक्सेस कॉमन ले लो, वीटी माइनस ई एफ कॉस ऑफ डेल्टा। अब ऐसे देखो पी डेवलप्ड, यहां पे भी अगर थीटा को 90 डालोगे तो कॉस 90 माइनस डेल्टा साइन डेल्टा कॉस 90 0। तो कितना बना बताओ, ई एफ वीटी बाय एक्सेस साइन डेल्टा और क्यू डेवलप्ड क्या होगा साइन 90 माइनस डेल्टा यानी कॉस डेल्टा और साइन 91। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो यहां भी बातें याद रखने वाली सेम हैं जो कि सिंक्रोनस जनरेटर में थी कि पी इन और पी डेवलप्ड सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस इग्नोर कर दोगे तो डेवलप्ड पावर और इनपुट पावर के बीच में कोई रियल पावर वाला एलिमेंट ही नहीं रहेगा। सिर्फ कौन सा एलिमेंट रहेगा, रिएक्टिव पावर वाला एक्सेस। तो देखो मैंने क्या बोला था, ये आइए है, अब यहां से घुसी पावर पी इन और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल गई पी डेवलप्ड। बीच में कोई रियल पावर का एलिमेंट तो नहीं आया ना रेजिस्टेंस, इसीलिए ये पावर सेम रही। लेकिन इधर से घुसी क्यू इन और निकली कितनी क्यू डेवलप्ड, ये दोनों अनइक्वल हैं क्योंकि बीच में क्या लगा है एक्सेस। तो ये रीजन हो जाता है कि रियल पावर के एक्सप्रेशन सेम क्यों आते हैं और रिएक्टिव पावर के एक्सप्रेशन डिफरेंट क्यों आते हैं। और इसके अलावा कि ये सारे एक्सप्रेशन पर फेज हैं, 3 फेज में चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी वोल्टेजेस रखोगे दे विल बी इन पर फेज वैल्यूज। ठीक है, ये सभी पॉइंट ऑल्टरनेटर में एक बार नोट कर चुके हो, इसीलिए भले ही ये लिख लेना द पॉइंट्स टू रिमेंबर आर सेम एज ऑल्टरनेटर। दोबारे दोबारे सेम चीज लिखने का कोई पॉइंट नहीं है अपने पास। ठीक है, और देखो यहां भी अगर पावर एंगल कर्व बनाना चाहते हो, ये जो इक्वेशन अभी अपने पास आई है इनपुट पावर वर्सेस डेल्टा, तो साइन डेल्टा आ रहा है तो ग्राफ साइन का बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आएगी जो कि थीटा एस के बराबर है।
तो इधर ऑपरेशन रहेगा स्टेबल और इधर ऑपरेशन रहेगा अनस्टेबल, ठीक है ना। सेम चीज, डेल्टा लेस देन थीटा एस पे स्टेबल और डेल्टा ग्रेटर देन थीटा एस पे अनस्टेबल। मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब देखो एक बार एक्सप्रेशंस में समराइज कर देता हूं तुम्हें एग्जाम के लिए याद क्या क्या करना है, जो कि ज्यादातर कॉमनली एग्जाम में यूज भी किया जाता है। ये जो ZS वाले बड़े बड़े एक्सप्रेशन है ना, ये एग्जाम के लिए याद करके मत जाना, इसका यही रखो। अगर कोई रट सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अननेसेसरीली अगर अवॉइड करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो ये एक्सप्रेशन आए कहां से है। पहले हमने IA निकाला है KVL की मदद से, और IA निकालने के बाद VI कॉन्जुगेट करके हमने पावर डिराइव की है। अब ओवरऑल देखो ऑल्टरनेटर और मोटर में मिलाकर के याद रखने वाली चीजें क्या हैं। अगर मैं ऑल्टरनेटर की बात करूं तो केसेस याद रखोगे जब RA इग्नोर्ड है, तो EF VT बाय XS साइन डेल्टा, ठीक है। और रिएक्टिव पावर आउटपुट वाली याद कर लेना, VT बाय XS EF cos डेल्टा माइनस VT। ऐसी मोटर के केस में रियल पावर तो डेवलप्ड और इनपुट सेम होती है, तो EF VT बाय XS साइन डेल्टा, और रिएक्टिव पावर इनपुट VT बाय XS VT माइनस EF cos डेल्टा। तो इसमें ये भी देखो, ये जो मोटर की रिएक्टिव पावर इनपुट आ रही है ये जनरेटर से जस्ट उल्टी आ रही है, तो ऐसा भी सोच सकते हो कि एक्सप्रेशन सेम ही है, अब भी जस्ट उसका नेगेटिव आ रही है। तो एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, बस आउटपुट की जगह अगर इनपुट की बात कर रहे हो तो वैल्यू बिकम्स नेगेटिव। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इफ RA इज इग्नोर्ड द इनपुट रिएक्टिव पावर टू द मोटर is negative of the reactive power output of generator because the direction of power flow is reversed and hence a negative sign appears in the expression of power, ठीक है, in the expression of power। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना ये सब पढ़ने के बाद, नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर, नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर। अब देखो थोड़ा बहुत रिएक्टिव पावर पे डिस्कशन मैंने ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी किया था और रोटेटिंग मशीन में भी किया था। मैंने ये बोला था कि रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है किसी भी सिस्टम को, क्योंकि जो मैग्नेटिक डोमेन है उसमें जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव पावर। और सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है, दैट विल ऑलवेज बी बाय द यूज ऑफ रिएक्टिव पावर। तो हमें रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है। अब रिएक्टिव पावर की जरूरत है अगर हमें कि हमें फ्लक्स जनरेट करना है, तो रिएक्टिव पावर की जरूरत है। तो रिएक्टिव पावर का नेचर हमें पढ़ना है कि कब रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब होगी, कब ये डिलीवर होगी। बट इसका पर्पस बस याद रखना, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द फ्लक्स इनसाइड द मशीन। तो इसमें लिखना, एक पॉइंट लिखो, रिएक्टिव पावर इन एनी मशीन is useful for establishing magnetic field or magnetic flux for proper operation। अब देखो मशीन को, सिंक्रोनस मशीन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड और भाई ओवर एक्साइटेड। मैंने पहले भी बताया एक्साइटेशन का मतलब होता है फील्ड करंट। तो अंडर एक्साइटेड का बेसिक मीनिंग ये हुआ जिसमें फील्ड करंट कम हो। नॉर्मली एक्साइटेड माने फील्ड करंट सही वैल्यू पे है।
ओवर एक्साइटेड माने फील्ड करंट जरूरत से ज्यादा है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिखना अंडर एक्साइटेड मशीन। अब मैंने बोला रिएक्टिव पावर किस पर्पस के लिए होती है? फ्लक्स बनाने के लिए। मेरी बात को अब एक एक शब्द को ना बहुत ध्यान से सुनना। रिएक्टिव पावर यूज होती है फ्लक्स बनाने के लिए। अंडर एक्साइटेड में तुम्हारी एक्साइटेशन कम है, यानी फील्ड करंट कम है, तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाना पड़ेगा तो उसको रिएक्टिव पावर आर्मेचर से लेना पड़ेगा। फील्ड वाइंडिंग जितनी मैग्नेटिक फील्ड बना चुकी थी उसने बना दी, बट तुम्हें उससे ज्यादा चाहिए, तो अब कौन बनाए? आर्मेचर। और आर्मेचर अगर बनाए तो उसको रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो पहले एक पॉइंट ये लिखो, इन अंडर एक्साइटेड मशीन द मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड बाय फील्ड वाइंडिंग is less than the required magnetic field, so armature must provide extra magnetic field or flux required, and for establishing extra magnetic field it must absorb reactive power. It must absorb reactive power फ्रॉम आर्मेचर टर्मिनल्स। नहीं तो ऐसे समझ लो, अंडर एक्साइटेड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कम है, या ये कह लो मैग्नेटिक फील्ड अगर रिएक्टिव पावर से आती है तो रिएक्टिव पावर कम है, तो बाकी रिएक्टिव पावर कहां से आएगी? आर्मेचर के टर्मिनल से। ठीक है, एक और तरीका होता है सोचने का। अंडर एक्साइटेड माने मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ानी पड़ेगी तो आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होना चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर में मैग्नेटाइजिंग होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे, मोटर में मैग्नेटाइजिंग होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो ये भी पॉइंट लिखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन रिक्वायर्ड वैल्यू आर्मेचर रिएक्शन मस्ट बी मैग्नेटाइजिंग इन नेचर, so armature reaction must be magnetizing in nature, so the power factor must be leading in case of generator and the power factor must be lagging in case of motor। ठीक है, तो यहां से अंडर एक्साइटेड के दो मतलब समझ में आते हैं कि फील्ड फ्लक्स या फील्ड वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है, तो रिएक्टिव पावर कम है, तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। या दूसरा मतलब ये भी समझ आता है कि आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होना चाहिए। अगला लिखो, नॉर्मली एक्साइटेड। नॉर्मली एक्साइटेड का मतलब कि जितना फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो सही अमाउंट में है। सही अमाउंट में है तो ना उसे इंक्रीज करने की जरूरत है और ना ही उसे डिक्रीज करने की। तो अगर फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड सही अमाउंट में है या उसकी रिएक्टिव पावर सही अमाउंट में है तो रिएक्टिव पावर ना तो एब्जॉर्ब करोगे और ना ही डिलीवर। तो पहला पॉइंट ये लिखो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग इज एट द राइट वैल्यू देन extra reactive power is not required and hence the machine neither absorbs nor delivers reactive power। अगला पॉइंट, अगर फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड सही अमाउंट में है तो आर्मेचर रिएक्शन ना तो मैग्नेटाइजिंग होगा ना ही डीमैग्नेटाइजिंग, तो कैसा होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो अगला लिखो, for normally excited machine armature reaction is cross magnetizing in nature which happens at unity power factor। चाहे मोटर हो या जनरेटर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर यूपीएफ पे आता है। और यही तो देखो पहली स्टेटमेंट भी कह रही है कि मशीन ना तो कोई रिएक्टिव पावर लेगी ना ही कोई रिएक्टिव पावर देगी।
जब ना रिएक्टिव पावर ले रही है ना ही रिएक्टिव पावर दे रही है तो रिएक्टिव पावर जीरो है। रिएक्टिव पावर जीरो होने का मतलब सिर्फ रियल पावर है या पावर फैक्टर है यूनिटी। अगला लिखो ओवर एक्साइटेड मशीन। ओवर एक्साइटेड का मतलब फील्ड वाइंडिंग से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जरूरत से ज्यादा है, तो रिएक्टिव पावर भी मशीन में जरूरत से ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर को क्या कर दो, बाहर डिलीवर कर दो। अगर तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव पावर है तो इसको दे दो या इसको डिलीवर कर दो। तो इसमें ये लिखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फील्ड वाइंडिंग is more than required value, then we have excess reactive power in the system and the machine must deliver this excess reactive power whether it is generator or motor। चाहे फिर वो जनरेटर हो या मोटर, ये एक्सेस रिएक्टिव पावर को वो डिलीवर कर दे। ठीक है, अब सेम चीज अगर फील्ड वाइंडिंग से बनने वाला फ्लक्स जरूरत से ज्यादा है तब क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होना चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है, जब जनरेटर में लैगिंग पावर फैक्टर हो और मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर हो। तो एक पॉइंट ये लिखो, इफ फील्ड फ्लक्स इज मोर देन रिक्वायर्ड वैल्यू देन आर्मेचर रिएक्शन should be demagnetizing, which occurs at lagging power factor for a generator and leading power factor for a motor। अब देखो मैं ऑल्टरनेटर या जनरेटर की ही बात कर रहा हूं, पहले ये चीज समझना। पावर फैक्टर जो है ना टर्मिनल्स पे ही देखा जाता है, इसीलिए जनरेटर के लिए आउटपुट की बात करोगे और मोटर के लिए इनपुट की। पावर फैक्टर मैकेनिकल डोमेन में नहीं होता, इसलिए डेवलप्ड पावर पे नहीं बात करेंगे। बात किस पे करेंगे, जनरेटर के टर्मिनल माने आउटपुट, मोटर के टर्मिनल माने इनपुट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, केस वन, अगर अंडर एक्साइटेड मशीन है, पहला कंडीशन है अपना अंडर एक्साइटेड, तो EF cos डेल्टा लेस देन VT। अगर ऐसा हुआ तो ये रिएक्टिव पावर नेगेटिव आएगी। जनरेटर का काम है डिलीवर करना, नेगेटिव आ रही है माने जनरेटर एब्जॉर्ब्स Q। केस नंबर टू, नॉर्मली एक्साइटेड माने EF cos डेल्टा इक्वल टू VT, तो Q आउट कितना आएगा, 0। तो ये जनरेटर नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर डिलीवर्स Q। ठीक है, और नेगेटिव रिएक्टिव पावर से ऐसा भी कह सकते हो ये लीडिंग पावर फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, और ये यूनिटी पावर फैक्टर की बात हो रही है। केस थ्री, ये है ओवर एक्साइटेड मशीन के बारे में। अगर ओवर एक्साइटेड मशीन है तो EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT, तो Q आउट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जनरेटर को डिलीवर करना चाहिए और पावर पॉजिटिव आ रही है, तो जनरेटर डिलीवर्स Q, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, यही तो हमने बोला था, ओवर एक्साइटेड में जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव पावर है तो मशीन डिलीवर करती है, अंडर एक्साइटेड में कम पड़ रही है तो एब्जॉर्ब करती है। ऐसे ही देखो मोटर के लिए टर्मिनल्स कौन से होते हैं, इनपुट वाले, तो यहां Q इन की बात करोगे, VT बाय एक्सेस VT माइनस EF cos ऑफ डेल्टा। अब इसमें भी सेम केसेस ले लो, देखो
केस 1 ये है अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड। तो यहां कंडीशन क्या होगी, EF cos डेल्टा लेस देन VT। जब EMF वाला टर्म कम है इसका मतलब फील्ड करंट कम रखा है, इसीलिए उसे कहते हैं अंडर एक्साइटेड। अगर ऐसा हुआ सेकंड टर्म कम है तो ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या है, मोटर को एब्जॉर्ब करना चाहिए और वो एब्जॉर्ब ही कर रही है। और पॉजिटिव का मतलब लैगिंग पावर फैक्टर भी होता है। तो अंडर एक्साइटेड में जब फील्ड फ्लक्स कम है तो आर्मेचर रिएक्शन कैसा होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग। तो जनरेटर के लिए लीडिंग पे होगा मैग्नेटाइजिंग और मोटर के लिए लैगिंग पे। हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि मोटर बिहेव कर रही है एज अ इंडक्टर। ये कंपैरिजन आ जाता है दैट मोटर बिहेव्स एज अ इंडक्टर। जनरेटर से क्यों नहीं कर रहे कंपेयर, क्योंकि जनरेटर रियल पावर डिलीवर करवा रहा है, ना ही तो इंडक्टर ना ही कैपेसिटर कोई रियल पावर डिलीवर करवा सकते। तो जनरली मोटर का कंपैरिजन होता है इंडक्टर कैपेसिटर से, जनरेटर का नहीं। केस 2 नॉर्मली एक्साइटेड। तो EF cos डेल्टा इक्वल टू VT। इनपुट रिएक्टिव पावर 0 है यानी यूनिटी पावर फैक्टर की बात आ रही है। तो मोटर नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर डिलीवर्स Q। ठीक है, क्योंकि जब रिएक्टिव पावर जरूरत अनुसार है तो ना ही वो एब्जॉर्ब करेगी और ना ही वो डिलीवर करेगी। केस 3, केस 3 क्या है अपना, ओवर एक्साइटेड। अगेन EF cos डेल्टा ग्रेटर देन VT। तो इनपुट रिएक्टिव पावर सेकेंड टर्म अगर बढ़ी है तो नेगेटिव आएगी यानी लीडिंग पावर फैक्टर। और मोटर को लेना चाहिए लेकिन नेगेटिव आ रही है माने मोटर डिलीवर्स Q। ठीक है, और मोटर अगर रिएक्टिव पावर डिलीवर करने लगे देन इट बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। बीच वाले केस में रजिस्टर भी कह सकते हो। तो देखो ये एब्जॉर्प्शन डिलीवरी ना दोनों में सेम आ रहा है। अंडर एक्साइटेड में दोनों एब्जॉर्ब, नॉर्मल में दोनों नाइदर एब्जॉर्ब नॉट डिलीवर, ओवर एक्साइटेड में दोनों डिलीवर। तो ये चीजें कॉमन रहती हैं जनरेटर और मोटर के बीच में, क्योंकि चाहे जनरेटर हो या मोटर है तो सिंक्रोनस मशीन, तो बेसिक बिहेवियर दोनों का सेम आता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। ये अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, ये बहुत कॉमन टर्म्स है जो कि सिंक्रोनस मशीन में तुम्हें मालूम होनी ही चाहिए। इसके बिना क्वेश्चंस में भी दिक्कत आएगी और इसके बिना हमारा एनालिसिस भी कंप्लीट नहीं है। और मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में तुम्हें समझाया कि अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और नॉर्मली एक्साइटेड का मीनिंग क्या होता है। ये सारी बातें क्लियर हैं? तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो पावर एंगल इक्वेशन से रिलेटेड, जहां आपके EMF वाले भी वो कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएंगे पहले के, और पावर वाली इक्वेशंस भी डायरेक्टली यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी आगे के कॉन्सेप्ट, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।